क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और आज से बेटा हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज दी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ध्यान दीजिएगा, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से हर साल एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं के मतलब बिल्कुल फिक्स पैटर्न है। पिछले 4-5 साल का आप यदि पेपर उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एक छोटा चैप्टर है, लेकिन उससे कम से कम 2, 3 और मैक्सिमम 4 तक क्वेश्चन जो है पूछे गए और 90 में से 4 क्वेश्चन बड़ा मायना रखाता है बेटा। ठीक है, इसलिए जो है हमको इस चैप्टर को बड़े ध्यान से जो है कवर करना है। और याद रखिएगा, इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा हम जो है एनसीईआरटी को पूरा 100% कवर करेंगे, लेकिन सैफर साइड हम थोड़ा सा बियॉन्ड एनसीईआरटी जाकर आसपास की इंफॉर्मेशन या ऐसा बोले हम बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी को भी हम कवर करेंगे बेटा। क्लियर? ठीक है, तो चलिए, मतलब जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे बेटा वो एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन के आधार पर ही होगी। क्लियर? चलिए, तो वन ऑफ दी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर जो आपको बहुत कुछ बतलाएगा एक ऐसी दुनिया के बारे में जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते और जो हमारे आसपास प्रेजेंट है, वो है माइक्रोब। क्या आपको मालूम है कि जितने बैक्टीरिया हैं, जैसे हम बात करें बैक्टीरिया भी माइक्रोब में शामिल होते हैं, हम जितने भी बैक्टीरिया को आज जानते हैं वो पूरे विश्व में मिलने वाले हैं, पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में मिलने वाले बैक्टीरिया का केवल 1% है। मतलब माइक्रोब की दुनिया के बारे में अभी भी हमको पूरी जानकारी नहीं है, केवल 1% इंफॉर्मेशन हम जानते हैं। 99% माइक्रोब के बारे में अभी भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो मतलब यह है बेटा कि आप कहीं भी जाएं, आप कहीं भी जाएं, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म चारों तरफ से घिरे रहते हैं। जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं उसमें कई वायरस है, उसके अंदर कई बैक्टीरियल स्पोर उसके अंदर प्रेजेंट है, कई फंजाई के स्पोर उसके अंदर प्रेजेंट है। हर वो चीज जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यदि वो लिविंग बीइंग है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वायरसेस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग नहीं होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की वो कनेक्टिंग लिंक होते हैं। पर वायरॉइड्स को, प्रियॉन्स को, वायरस को हम कन्वेंशनली बोलने की भाषा में माइक्रोब में शामिल करते हैं, लेकिन जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा वर्ड यूज करते हैं तो ऑर्गेनिज्म वो होगा जिसके अंदर लिविंग सेल होगी। तो हम बोलते हैं कि वायरस हुए, वायरॉइड हुए, प्रियॉन्स हुए, वो दे आर दी एजेंट, दे आर दी इन्फेक्शियस एजेंट, दे आर दी इन्फेक्शियस एजेंट, वो संक्रामक कारक होते हैं, दे आर नॉट दी ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना? चलिए आगे इस बारे में हम बात क्लियर करते हुए चलेंगे। अभी तो इतना समझ लीजिए आप कि आपके चारों ओर जो कुछ भी है, आपकी स्किन, आपके इंटेस्टाइन के अंदर, एवरीवेयर, कोई भी जगह ऐसी नहीं जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो। केवल डिस्टिल्ड वाटर में, आश्रित जल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे और फायर में, आग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे। ठीक है ना? तो माइक्रोब कैन लिव ऑलमोस्ट एनीवेयर एंड इट ऑलमोस्ट एनीथिंग। के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपको कहीं भी देखने मिल सकते हैं। दे आर यूबिक्वाइटस इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये वितरण में सार्वत्रिक होते हैं। यूबिक्वाइटस का मतलब होता है फाउंड एवरीवेयर। यूबिक्वाइटस वर्ड का मतलब होता है फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। ये जो वर्ड बतलाता हूं ना बेटा, कई बार एग्जाम में ऑप्शन में लिखा आता है, इसलिए याद रखिए। तो मैंने क्या कहा, माइक्रोब्स जो होते हैं दे आर दी यूबिक्वाइटस इन डिस्ट्रीब्यूशन के, यूबिक्वाइटस इन डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर फाउंड एवरीवेयर के, एंड दे कैन ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग, वो कुछ भी चीज को जो है डाइजेस्ट कर सकते हैं के। अब देखिए आप ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर, मनुष्य की आंत के अंदर आपको एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया देखने मिलते हैं, ई कोलाई देखने मिलते हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग में, गर्म पानी के झरने में आपको थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया देखने मिलते हैं आपको के। हाइड्रोथर्मल वेंट, समझ लीजिए आपके 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है के, वहां पे आपको मिथेनोपायरस कैंडलरी देखने मिल रहा है आपको के। तो माइक्रोब लिव इन नियरली एवरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट के, ये अधिक से अधिक तापमान से लेके कम से कम तापमान तक भी आपको देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि यदि एज ए ग्रुप, हम एक समूह के रूप में बात करें
ठीक है, यदि हम एक समूह के रूप में बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रेंज ऑफ टॉलरेंस, सहन करने की क्षमता काफी अधिक होती है कि मतलब किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में आपको वो देखने मिल सकते हैं कि अब ये क्या होते हैं, मैंने आपसे कहा ये बैक्टीरिया हो सकते हैं आपको के, और बैक्टीरिया भी हमें मालूम है कई तरह के होते हैं। रॉड शेप बैक्टीरिया के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे, आप बताएंगे, मैं पूछ रहा हूं आपसे के, आप मुझे कमेंट में लिख भेजेंगे। चलिए आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं के, फटाफट बताइए के, यानी रॉड शेप बैक्टीरिया के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, रॉड शेप बैक्टीरिया के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, ठीक है, स्फेरिकल गोल बैक्टीरियल सेल के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम के, ठीक है, कॉमा लाइक बैक्टीरिया के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम के, और स्पाइरल लाइक बैक्टीरिया के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम के, बताइएगा आप में उठ के। ये 4 फंडामेंटल शेप होते हैं बैक्टीरिया के, आप बताएंगे कि रॉड शेप बैक्टीरिया के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, स्फेरिकल बैक्टीरिया के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, और कॉमा शेप बैक्टीरिया के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे कमांडोज, और स्पाइरल बैक्टीरिया के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं। ठीक है ना, मालूम है ना क्या बात है के, लिख के भेजना है कमेंट में, ठीक। फिर हम देख रहे हैं बैक्टीरिया में आपको फ्लैजिला दिखाई पड़ते हैं कि बैक्टीरियल फ्लैजिला किस प्रोटीन से बने होते हैं ये भी आपको बताना है, ठीक है। देखो पूछता रहूंगा बीच बीच में, काफी सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपसे पूछता रहूं और ये आपका कर्तव्य है कि आप मुझे आंसर करते रहें, ठीक है। फिर बैक्टीरियल सेल के ऊपर आपको जो है ऐसा बैक्टीरिया जिसकी बॉडी पर चारों ओर, जिसकी बॉडी पर आपको चारों ओर फ्लैजिला दिखाई पड़ेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे हम के, व्हाट इज द टर्म, के उस टर्म को क्या, वो टर्म बताइए मेरे को जो उस बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं जिसकी बॉडी पर चारों ओर फ्लैजिला पाए जाते हैं, कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है, समझ गए बेटा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। एंड उस टर्म को बताइए, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, ये मत बोलना कि बताया नेट के, उस टर्म को बताइए जिसमें हम देखते हैं कि आपको ग्रेप लाइक बंच ऑफ स्फेरिकल बैक्टीरियल सेल के एंड बैक्टीरिया में स्फेरिकल सेल का यदि आपको अंगूर के समान गुच्छा देखने मिलेगा तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, ये सब आपको रिकॉल करना, एकदम दिमाग पर रहना चाहिए करके। देखो बेटा, जो मैंने पिछला पढ़ा दिया है ना उसका प्रॉपर रिवीजन करते हुए चलिए, यदि हम केवल आगे आगे दौड़ेंगे, पीछे का रिवाइज नहीं करेंगे तो हम जो है वो दिक्कत में आ जाएंगे। पिछला रिवीजन करना बहुत जरूरी है ना, ठीक है। तो बताना है आपको कि ग्रेप लाइक अंगूर के गुच्छे के समान बंच ऑफ स्फेरिकल सेल के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम बैक्टीरिया में, क्लियर। तो ये तो हमने एक एस्पेक्ट की बात की बैक्टीरिया की डेवलपमेंट के। याद रखिएगा मैंने आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको हर संभव जगह पर देखने मिलेंगे, चाहे जो है बर्फ हो, चाहे हाई टेम्परेचर हो, के दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, के ये है कि देखो वैरायटी बदल जाएगी, जो हायर टेम्परेचर के माइक्रोब होंगे वो अलग तरह के होंगे, लोअर टेम्परेचर वाले अलग तरह के होंगे, लेकिन आपको जीवन के निशान कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ना, आपको दिखाई पड़ रहा है दिस इज दी जो है वो हाइपर जो है वो बेसिकली थर्मल वेंट है। ये क्या है, ये जो है वो थर्मल वेंट है, समुद्र की गहराई में आपको दिखाई पड़ रहा है, थर्मल वेंट दिखाई पड़ रहा है, यानी एक गरम एकदम, समझ लीजिए कि यहां पर जो टेम्परेचर है वो 100 से लेकर 105 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है, वहां पर आपको हाइपर थर्मल बैक्टीरिया वहां पर देखने मिलते हैं आपको, there may be a variety of आर्की बैक्टीरिया के। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ऐसी कंडीशन जहां पर सामान्यतः जीवन मिलना संभव नहीं था, वहां भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको बैक्टीरिया देखने मिल सकते हैं हमको, ठीक है। चलिए अब एनसीईआरटी क्या लिखता है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बड़े ध्यान से समझते हुए चलना बेटा हमको, ठीक है। Besides macroscopic plants and animals, microbe are the major component of the biological system of the earth, के जो हमें आंखों से दिखाई पड़ते हैं, बड़े पेड़, बड़े एनिमल के, उनके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी हमारी अर्थ के बायोलॉजिकल सिस्टम का जो है वो बड़ा हिस्सा है, के माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, के माइक्रोब आपको हर जगह देखने मिलेंगे, सॉइल में, वाटर में, एयर में, हमारी बॉडी के अंदर, दूसरे एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है, ठीक। दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट, के जहां पे कोई प्लांट, कोई एनिमल वो भी ग्रो नहीं कर सकता है, वहां पर भी माइक्रोब देखने मिलेंगे आपको। क्या लिखा है, ये वहां भी मिलेंगे आपको, उन स्थानों पर भी मिलेंगे जहां पर कोई दूसरा जीवन का रूप संभव नहीं था। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि डीप इनसाइड
दी गीजर्स के जो थर्मल वेंट है, समुद्र के अंदर गहराइयों में जो थर्मल वेंट होते हैं, वहां से जो है वो चूंकि मैग्मा के टच संपर्क में होते हैं तो एकदम गर्म वाटर निकलता है वहां से के, तो वहां पर देखने मिलेंगे यहाँ पर तापमान जो है 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो होता है के, सोच लीजिए आपके। इसके अलावा यहां पर जो है वो चूंकि सल्फर की भी अधिकता होती है तो हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, वहां भी आपको देखने मिलेंगे ये के। तो इसका मतलब ये थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया, दीज आर बेसिकली क्या है, ये कौन से बैक्टीरिया, ये है थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया। फिलिक का मतलब होता है स्नेहित के, जो टेम्परेचर लविंग होते हैं और हाई सल्फर एनवायरमेंट मिलते हैं उन्हें थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। अब माइक्रोब केवल बैक्टीरिया नहीं होते, इसके अलावा जो भी आपको याद रखिए जिसको भी देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है वो माइक्रोब है। टेक्निकली बेटा जिसको भी देखने के लिए आपको जो है, और ये सब एनसीईआरटी है, ये सब एनसीईआरटी के, जिसको भी देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है वो माइक्रोब है कन्वेंशनल के। लेकिन यदि आप बायोलॉजी में, लाइफ साइंसेज में जाकर पूछेंगे आपके, यदि हम जो है वो थोड़ा देखो बेटा, अब ये क्योंकि क्यों मेरी बात सुनना ध्यान से, एनसीईआरटी ने माइक्रोब के अंदर क्या क्या शामिल किया, उसने प्रोटोजोआ शामिल किया है, बैक्टीरिया शामिल किया है, फंजाई को शामिल किया है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट जिनसे हमने कहा कारा, जो फॉर एग्जाम्पल क्लोरेला, नॉट कारा, क्लोरेला एल्गी, क्लोरेला एल्गी सिंगल सेल्ड एल्गी है, ठीक है ना, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, ये सब क्या है, सिंगल सेल प्लांट है, सिंगल सेल एल्गी, ये भी इसमें शामिल है, वायरसेस भी शामिल है इसमें के, वायरॉइड भी शामिल है इसमें, प्रियॉन्स भी शामिल है। प्रियॉन्स जो है प्रोटीन से बने संक्रामक कारक होते हैं, प्रियॉन्स में न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, याद रखिए प्रियॉन्स में दे डोंट हैव न्यूक्लिक एसिड, में न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है इनमें के। वायरॉइड में प्रोटीन नहीं होता है, ये केवल आरएनए से बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ ओनली आरएनए। हम आगे बात करेंगे बेटा इस पे हम के। फिर वायरसेस जो होते हैं, जो वायरसेस होते हैं दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन, वायरस नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं, और ये जो है वो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक होते हैं के। तो टेक्निकली यदि आप लाइफ साइंसेज में बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर इन तीनों में जो है वो प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, इसलिए ये तीनों को हम ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं लाते हैं के। ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में लिविंग विंग वो आते हैं जिनके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है के। तो इसलिए माइक्रोब वर्ड यूज कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं माइक्रोब वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज करते हैं तो इन तीनों को हमें हटाना पड़ता है। छोटा सा महीन सा अंतर है, दिमाग में रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। देखिए आप क्या देख रहे हैं, हमें एक जो है वो बेटा, हम एक इमेज देख रहे हैं जिसमें हम ब्लड के अंदर झांक कर देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है, उसको सेप्सिस हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको हो चुका है, और उसके बॉडी में जो है वो बैक्टीरिया में, मतलब बॉडी में ब्लड के अंदर बैक्टीरिया फ्लो कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमने उस माइक्रोस्कोपिक पिक्चर को देखा, हमें एक स्लाइड को देखा, हमने क्या देख रहे हैं, हमें आरबीसी दिखाई पड़ रहा है, हमें डब्ल्यूबीसी दिखाई पड़ रहा है, और देख रहे हैं लंबे लंबे में जो चेन दिखाई पड़ रही है, क्या ये है, दे आर दी माइक्रोब्स, ये क्या है, ये है बैक्टीरिया, दिस इज दी बैक्टीरिया के ब्लड के अंदर हमको ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो कई सारी बीमारियों में बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं कि जब बैक्टीरिया ब्लड के अंदर जो है वो फ्लोट करने लगता है, उस कंडीशन को हम बैक्टीरियमिया कहते हैं, उसे हम बैक्टीरियमिया कहते हैं कि बैक्टीरियमिया का मतलब होता है वो अवस्था जिसमें कि ब्लड के अंदर बैक्टीरिया जो है फ्लो करने लगता है, ठीक है। ये क्या देख रहे हैं आप, ये आप वायरस देख रहे हैं, आपके एक वायरस है जो अटैक कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि जो लिविंग सेल पर अटैक कर रहा है, तो हमें ये वायरस दिखाई पड़ रहा है आपके। तो इसमें क्या है, वायरस में आप देख रहे हैं उसमें हेड दिखाई पड़ रहा है आपको, इसका वायरस का हेड है ये, और इसकी ये टेल वाला हिस्सा, टेल फाइबर दिखाई पड़ रहे हैं हमें, इसको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब इतना हम जानते हैं कि कई सारी बीमारियां ऐसी है जो बैक्टीरिया से होती हैं, जीवाणु से होती है, ठीक है। बैक्टीरिया से होने वाली कई बीमारी, अब देखो बेटा एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी हम कवर करेंगे, है ना। तो वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी वायरस से होती है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है। तो यहां पर चूंकि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्योंकि अभी तक हमारे दिमाग में ये परसेप्शन है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बुरे होते हैं, बुरे होते हैं, बुरे होते हैं क्योंकि वो बीमार करते हैं। किसको बीमार करते हैं, हमारे एनिमल्स को, डोमेस्टिक एनिमल को बीमार करते हैं, हमारे प्लांट्स को बीमार करते हैं, और हमको भी बीमार करते हैं। जैसे मैंने कहा मनुष्य में टाइफाइड है,
ठीक है, साल्मोनेला टाइफी से होता है, कॉलरा है विब्रियो कॉलरा से होता है, के डायरिया होता है बैसिलस कोलाई से होता है, के न्यूमोनिया है के तो हम देखते हैं कि ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है, डिप्थीरिया है कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है, हुपिंग कफ कफ जो है वो जो है बॉर्टेला पर्ट्यूसिस से होता है, ट्यूबरक्लोसिस है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है, टिटेनस क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी से होता है, प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस से होता है, ठीक है, जिसको पाशुला पेस्टिस भी कहते हैं, लेप्रोसी जो है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, मतलब हर बीमारी का एक कारण है। अच्छा एक बात मेरे को बताओ तुम कि उस वैज्ञानिक, अब देखो मैं क्वेश्चन करता रहूंगा बीच बीच में और आपको आंसर करने हैं, ठीक है, ये नहीं कि मैं बोल दिया हूं तो आपने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, उसका रिस्पॉन्ड करना है आपको, समझ गए? कि बताइए मेरे को आप कि उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने पहली बार जो है वो बैक्टीरिया और एक बीमारी के बीच संबंध को स्थापित किया। के बताइए उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने कि बैक्टीरिया और डिजीज के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया। उस साइंटिस्ट का, उस महान वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने पहली बार बैक्टीरिया और एक बीमारी डिजीज के बीच में संबंधों को स्टैब्लिश किया। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, कहां पर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मोनेरा पढ़ रहा, तब भी मैंने इस बारे में बात किया था, तो आपको बताना है। क्लियर? देखिए अब हम देख रहे हैं कि जो आप देख रहे हैं पोटैटो के, तो पोटैटो वन ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप के, जैसे हम देखते हैं ना, हम लोग यहाँ पे जो है वो गेहूं और चावल खाते हैं के, ऐसे यूरोपियन कई कंट्री में आलू खाया जाता है। तो पोटैटो की कई बीमारियां जो होती है वो बैक्टीरियल ओरिजिन की होती है। अब ये कौन सी बीमारी हम आगे बात करेंगे इस पर, ठीक है, क्लियर? तो इसका मतलब ये है, देखो बेटा, अब एनसीईआरटी क्या लिखता आगे, माइक्रोब्स like bacteria and many fungi can be grown on nutritive media to form colonies that can be seen with the naked eye। याद रखिए, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनीज को नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन हम एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो याद रखिए कॉलोनीज जो होती हैं, क्योंकि उसमें बड़े संख्या में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, उसको हम देख सकते हैं कि धब्बे के रूप में हमको दिखाई पड़ता है वो कॉलोनी में। कॉलोनी क्या है, एक बैक्टीरिया को आपने छोड़ दिया न्यूट्रिएंट मीडियम में, बैक्टीरिया लगातार डिवाइड करेगा, एक जो है बंच ऑफ बैक्टीरिया बनेगा, उस बंच को आप यहां पे देख सकते हैं कि, और ऐसी कॉलोनीज, ऐसे कल्चर जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी में बड़े काम के होते हैं। याद रखिए द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कल्चर मीडियम जो है वो होता है अगार अगार इज दी वन ऑफ दी वेरी कॉमन कल्चर मीडियम, जिसको बैक्टीरियल कल्चर के लिए यूज करते हैं उनके। पहली बार कॉलोनी वर्ड का इस्तेमाल जो है किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने। पहली बार इन बैक्टीरियल समूह के लिए कॉलोनी वर्ड का इस्तेमाल किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था, ठीक है। देखिए हम देख रहे हैं ये जो है वो, आपको देखिए ये कल्चर प्लेट है, उस कल्चर प्लेट में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किए हैं, तो आपको धब्बे धब्बे, जो क्लियर मीडियम था, एकदम साफ मीडियम था, ट्रांसपेरेंट मीडियम था, उसमें बैक्टीरिया को छोड़ा आपने, बैक्टीरिया ग्रो किया तो ऐसे धब्बे आपको दिखाई देने लगे। ये क्या शो करता है बेटा, ये शो करता है कॉलोनीज को के। तो ये जो कॉलोनीज कहां है बेटा, इसमें मैंने कहा ये हुआ, ये क्या है, ये बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखो एनसीईआरटी में कुछ इमेजेस दे रखी हैं, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार आपको वो इमेज भी दिखाया जाए ताकि आप जो है वो एग्जाम में गलती ना करें, क्योंकि कई बार ये इमेजेस, देखो बेटा कोई भरोसा नहीं है कि एनटीए में वो आपसे कहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, उनके ऊपर एक दबाव है कि एग्जाम जो है वो बहुत आउट ऑफ द एनसीईआरटी ना जाए, एनसीईआरटी से ही इंफॉर्मेशन पूछा ताकि सब बच्चे तैयारी कर सके। आपको पता है कि जो है एक उद्देश्य क्या है गवर्नमेंट का एनटीए को लाने का, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर क्रिएट करने का, कि बच्चों की कोचिंग पर डिपेंडेंस कम से कम हो, सेल्फ स्टडी जो बच्चा अच्छे से करता हो वो भी एग्जाम निकाल सके। हालांकि क्या होता है कि एनसीईआरटी में चीजें ऐसी लिखी है, उसको समझने के लिए हमें किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, एंड इफ यू आर टेकिंग बायोमेंट्रस क्लासेस दैट इज अ कोचिंग ओनली। तो लेकिन उसके लिए जो हमारे दिमाग में बैठा है, कहीं जाएंगे, कहीं एडमिशन लेंगे, फिर कोई चमत्कार कर देगा, ऐसा नहीं होता है। आपको जब भी पढ़ना है आपको खुद ही पढ़ना और एग्जाम भी खुद ही देना बेटा के। इसलिए दिमाग से जिन बच्चे ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन करते हैं, उनके मन में हमेशा एक डिप्रिवेशन का भाव रहता है कि अरे हम तो किसी कोचिंग को ज्वाइन ही नहीं किए। अरे आप बेटा बायोमेंट्रस कोचिंग से जुड़े हुए हैं आपके, ये जरूर है कि ऑफलाइन ना हो कि हम लोग ऑनलाइन बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये कि कोचिंग का मतलब होता है गाइडेंस, और गाइडेंस ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में उपलब्ध हो सकता है, क्लियर। और जो बच्चे अच्छे से सेल्फ स्टडी खुद से कर सकते हैं उन्हें गाइडेंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती कई बार। तो ये दिमाग से निकाल दो आपके कि कोई कोचिंग में कोई चमत्कार होता है, कोई चमत्कार किसी कोचिंग में कोई नहीं कर सकता है। जो चमत्कार होगा वो आप स्वयं ही करेंगे, ये सच्चाई है, फैक्ट है, यकीन मानिए इसका। चलिए अब हम देखते हैं इमेज। देखो इमेज नंबर 1 क्या है इसमें, रॉड शेप्ड मैग्नीफाइड
1500x के, यानी 1500 गुना मैग्नीफाई करके हम देखें तो ये रॉड शेप हमें दिखाई पड़ रहे हैं, वेक्टर दिखाई पड़ रहे हैं, और रॉड से वेक्टर के लिए मैं आंसर कर रहा हूं, उसके लिए आप बैसिलस वर्ड यूज करते हैं। क्या वेक्टर ये है? बैसिलस। ये दिखाई पड़ रहा है हमें, बैसिलस वेक्टर दिखाई पड़ रहे हैं हमें, ठीक है। फिर दूसरा है बी, स्फेरिकल शेप मैग्नीफाइड 1500x, ठीक है। स्फेरिकल के लिए कोकाई वर्ड यूज करते हैं बेटा, ठीक है। फिर इमेज सी में क्या दिखाई पड़ रहा है हमें? इमेज सी में दिखाई पड़ रहा है रॉड शेप बैक्टीरिया शोइंग फ्लैजिला, जो फ्लैजिला को दर्शा रहा है। देख रहे हैं फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है, उसमें जो है 1+0 अरेंजमेंट होता है। फ्लैजिला बैक्टीरियल फ्लैजिला जो होता है उसमें 9+2 अरेंजमेंट देखने नहीं मिलता है, वो बैक्टीरियल फ्लैजिला जो होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। फिर 10.2 इमेज देख रहे हैं, वायरस दिखाई पड़ रहा है, वायरस में आपको बैक्ट्रोफेग दिखाई पड़ रहा है, और ये जो बैक्ट्रोफेग का इमेज है बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोल रहा हूं मतलब दिमाग में रखना के। देखो बेटा इसकी जो लेवलिंग है ना एकदम दिमाग में रखना है, और मैं आपको दे दूंगा ये क्वेश्चन कि मैं आपको डीपीएस के अंदर टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन जरूर दूंगा, मैं कह रहा हूं आपसे कि इसकी लेवलिंग का क्वेश्चन। हेड, कॉलर, टेल, प्लेट, ठीक है, पिंस एंड प्रॉन्ग्स, ठीक है, बिल्कुल दिमाग में डाल लेना इसको, के भूलना नहीं इसको। के अब इसके क्या है प्रॉन्ग्स, क्या है पिंस, क्या है टेलप्लेट, ये आगे बात करेंगे, लेकिन अभी आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि इसकी लेवलिंग याद कर लो अभी, के एकदम लेवलिंग याद कर लो इसकी, के ये आपका जो है वो एक होमवर्क है बेटा, ठीक है, ठीक। फिर ये हम देख रहे हैं, ये हमको दिखाई पड़ रहा है ये इमेज भी में एडिनो वायरस दिखा, इस वायरस का नाम याद कर लेना, ये एडिनो वायरस है। देखो एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है तो वो व्यर्थ नहीं है। और एडिनो वायरस क्या काम करता है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है, ये भी याद रखना है आप, लिखा हुआ है साफ साफ, एडिनो वायरस विच कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। के एनसीईआरटी की इमेज भी बेटा आपको मिस नहीं करना है, एक सिंगल इमेज भी दे रखी है, उसमें भी एक डिटेल दे रखा है, वो आपको मालूम होना चाहिए। फिर रॉड शेप मोजेक टोबैको मोजेक वायरस टीएमवी दिखाई पड़ रहा है हमको यहाँ पे रॉड शेप के, ठीक है, क्लियर। ये प्लांट टोबैको प्लांट पर अटैक करने वाला बैक्टीरिया, पहला बैक्टीरिया नहीं वायरस, इट इज ए वायरस दैट अटैक ऑन द टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट पर अटैक करने वाला वायरस है, जिसको पहली यानी फर्स्ट वायरस जो प्लांट पर अटैक करता है जो डिस्कवर किया गया था वो था टोबैको मोजेक वायरस था। इस पर भी हम आगे बात करेंगे हम, ठीक है। मतलब थोड़ा सा बेटा हमको आउट एक्स्ट्रा स्टॉक में हमको वायरोलॉजी का कुछ हिस्सा देखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको जो है वो बेसिकली एक परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट शीट वायरसेस के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार उसको पढ़ लेना बेटा के। देखो जो परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट शीट है ना वो आपके एनसीईआरटी के वो हिस्से भी कवर करती है जहां पे कोई चीज का जिक्र किया है और उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। तो प्लीज 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 के, क्योंकि इतना वक्त हमारे पास नहीं होता कि हर चीज को हम लेक्चर में कवर कर लें, इसलिए कुछ हिस्सों का हम आपको जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के देते हैं, बेटा एक बार पढ़ लेना है इसको, तो पढ़ लिया करो उसको, है ना, व्यर्थ नहीं है वो, ठीक है। फिर फिगर 10.3 आप देख रहे हैं कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन इन पेट्री डिश में आपको बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो करती दिखाई पड़ रही है आपको, के। और आप देख रहे हैं दूसरी इमेज में देख रहे हैं आप फंगल कॉलोनी आपको पेट्री डिश में ग्रो करती दिखाई पड़ रही है आपको, ठीक है बेटा, क्लियर, ठीक। चलिए अब एनसीईआरटी क्या लिखता है? माइक्रोब्स कॉज ए लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। अभी देखा हमने, अभी कई सारी बीमारी की बात की मिनट के, चलो मैंने कई बीमारियों के बारे में बताया, अब आप बताइए कौन सा बैक्टीरिया बीमारी करता, बताइएगा कौन सा बैक्टीरिया टाइफाइड करता है। मैंने अभी नाम लिया था थोड़ी देर पहले और आपने इसको ध्यान से सुना नहीं, शायद नहीं सुना है तो वापस जाके नाम सुनिए। टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है? टिटनेस किस बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। लेप्रोसी किस बैक्टीरिया से होता है, बताएंगे आप मुझे, कि टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है, टिटनेस किस बैक्टीरिया से होता है और लेप्रोसी किस बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, क्लियर। और ये एनिमल में, प्लांट में, सब में डिजीज करते हैं, ठीक है। बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट all microbes are harmful, के several microbes are useful to man in diverse ways, के। अब देखो बेटा हमें ऐसा लगता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारियां होती हैं, बैक्टीरिया बीमारी करते हैं, पर ऐसा सही है। आप देखो बेटा कई सारे ऐसे ऐसे आपको एग्जांपल मिलेंगे जहां पे पूरा का पूरा इंडस्ट्री, पूरा का पूरा उद्योग जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर टिका हुआ है। अब मैं आपसे कहता हूं अल्कोहल इंडस्ट्री दुनिया का सबसे जो है वो रिच इंडस्ट्री में से एक है, कहने टॉप, यदि आप टॉप 10 इंडस्ट्रीज को देखेंगे ना उसमें आपको अल्कोहल इंडस्ट्री जो है वो टॉप 10 में मिलेगा आपको, के सबसे पुराना इतिहास है इसका, बहुत पहले की समय की बात है। मिस्र के अंदर जो है, ग्रीस के अंदर, इजिप्ट के अंदर जो ट्रेड था, जो व्यापार होता था ना पहले, वो बियर के बदले होता था कि बियर दो और सामान ले लो, के उस समय सैनिकों को, आपको तो सच्चाई बता रहा हूं कि उस समय जो सैनिक थे ना, जो सोल्जर्स थे, उनको वेतन के रूप में, उनको सैलरी के रूप में कई बार राजा बियर दिया करता था, ठीक है, फर्मेंटेड अल्कोहल।
अल्कोहल का बहुत, इसीलिए कभी गौर करना, आप पुराने किसी धार्मिक सीरियल को देखेंगे, आपके पुराने किसी आप जो है वो एक रिलीजियस सीरियल को देखेंगे जिसमें आपको इंद्रदेव दिखाए होंगे, आपको उठ के आपको देवी देवता दिखाए होंगे, तो कभी गौर करना आपके कि इंद्रदेव का दो ही काम दिखाते हैं उठ के, एक तो वो डांस के बड़े शौकीन है, ठीक है, मतलब इंद्रदेव जो है वो कला के पारखी है, तो वो डांस भी देखते हैं बड़ा। मैं तो देखो, मैं तो आपको टेलीविजन पर जो दिखाते हैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता के। और सेकंड दिखाते हैं वो कि वो सुरापान कर रहे होते हैं। सुरापान समझते हैं आप? अल्कोहल ले रहे होते हैं। कभी आपने कोई सीरियल में देखा कि इंद्रदेव जो है वो उन्होंने एक सिगरेट लिया और सिगरेट को जला के सिगरेट पीने लगे? हो नहीं। आपने किसी रिलीजियस सीरियल में नहीं देखा होगा कि कोई देवी देवता जो है वो सिगरेट पीता हुआ, सिगार पीता हुआ दिखे, क्योंकि ये तो बाद का इन्वेंशन है सारा, ये तो बहुत बाद की खोज है। लेकिन अल्कोहल की खोज पहले हुई थी, इसलिए जब धर्म ग्रंथ लिखे गए, जब उनके बारे में लिखा गया, तो उसमें अल्कोहल को भी इनकॉर्पोरेट किया गया उसके अंदर। समझ रहे बात को? तो किसी रिलीजन में अल्कोहल को निषेध भी बताया गया कि भाई अल्कोहल मत लेना, अच्छा नहीं है, लेकिन तंबाकू के बारे में बात नहीं लिखी गई उसमें, क्योंकि तंबाकू था ही नहीं तब। तो एक्चुअली में कई बार यानी कई सारी चीजें ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग है, यदि आप उनको एक सामान्य पर्सपेक्टिव में देखना चाहें, तो मैं आपसे इतना कहता हूं कि जो अल्कोहल उद्योग है पूरा माइक्रोब पर बेस्ड है, ईस्ट पर बेस्ड है। ब्रेड की इंडस्ट्री जो है, ब्रेड बनता है जो, माइक्रोब पर बेस्ड है। साउथ इंडिया, इडली के बगैर नींद नहीं खुलती, मतलब जब तक दो इडली ना आसपास में बजे तो आदमी की नींद नहीं खुलती, ठीक है। साउथ इंडिया में जो लोग हैं वो उसका मेरी बात का बुरा ना माने, क्योंकि मैं साउथ में रहा हूं सीएमसी बेल्लोर के दौरान, तो वहां पे साउथ में जो है वो मतलब वन ऑफ द फैंटास्टिक फूड जो है ब्रेकफास्ट है वो इडली है। जैसे आप कभी इंदौर में या मध्य प्रदेश में रहेंगे ना आप, तो इंदौर हुआ, भोपाल हुआ, एमपी में, तो एमपी में ब्रेकफास्ट में बच्चे क्या खाते हैं जनरली, मोस्ट ऑफ द लोग का पोहा, जलेबी, समोसा, पोहा, जलेबी, समोसा। दिल्ली और पंजाब के जो लोग हैं नाश्ते में क्या खाते हैं, आलू का पराठा, बटर या छोला भटूरा। और साउथ में पूरे में इडली, वन ऑफ द फेमस। और मुंबई में बड़ा पाव, ठीक है। चलिए, मुंह में पानी तो नहीं आया ना, ठीक है, कभी कभी आना चाहिए, अच्छे भोजन के बारे में बात करें, और वो नॉर्मल रिफ्लेक्स एक्शन है यार वो तो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा कि हमेशा माइक्रो बुरे नहीं होते, कई बार माइक्रो बड़े अच्छे होते हैं। मैं आपसे कहता हूं, आप जो भी खाना खाते हैं आपके, यदि आपकी डाइट में एक कटोरी दही आप रोज खाते हैं, एक कटोरी दही रोज खाते हैं आपके, तो आप बीमार नहीं पड़ सकते। आपको जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की 99% बीमारियां हैं वो नहीं होंगी आपको, क्योंकि दही के अंदर जो लैक्टिक एसिड बेसिलस बैक्टीरिया होता है वो कई सारे बीमारी करने वाले बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, उनसे कॉम्पीट करके आगे निकल जाता है, उनको हटा देता है। इट्स ए गुड बैक्टीरिया। इसलिए पुराने समय में कभी लूज मोशंस होते, दस्त होते थे, व्यक्ति को दस्त लग गया, लूज मोशन हो गया, तो दादी मां बोलती थी दही चावल खिलाओ बच्चे को। दही चावल क्यों खिलाओ? दही लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, बेसिकली क्या कर रहा है बेटा, वो आपके हार्मफुल बैक्टीरिया जिन्होंने बीमारी कर दिया, जिन्होंने आपके इंटेस्टाइन को डिस्टर्ब कर दिया, उसको हटा के रिप्लेस करके वापस से नॉर्मल कर देगा चीजों को। मेडिसिन के रूप में इसको यूज कर रहे हैं हम। तो माइक्रोब जो होते हैं वो चमत्कार भी हमारे लिए, आगे बात करेंगे हम। आज ये पूरा चैप्टर जो है इस बात पर बेस्ड है कि माइक्रोब हमारे दोस्त भी हैं। और बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म्स पर कुछ मूवीज डली हुई हैं, और आपको बता दो ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है एक फिल्म में कन्वर्ट किया गया है। इस पूरे चैप्टर को हमने एक मूवी में कन्वर्ट किया है, और उस मूवी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने मिलेगा। आप उस मूवी को देख लेंगे, ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा आपका। 1.5 घंटे का, 1-1.25 घंटे का मूवी है। हां, बॉलीवुड के मूवी से अच्छा है, हॉलीवुड के मूवी के जैसा है, हमने बनाया है, ठीक है, इसलिए ऐसा है, ठीक है, ठीक है। तो एक बार देखिएगा उस मूवी को ना, हमने नहीं बनाया, हमने मतलब हम में क्या शामिल है, हम में मैं शामिल हूं, आप शामिल हैं, हम तो एक बहुवचन है ना यार, एक से अधिक के। मैंने बनाया नहीं बोला मैंने, हमने बनाया, हमने मतलब बायोमेंटर्स ने बनाया वो, है ना बेटा। चलिए, some of the most important contribution of microbe to human welfare are discussed in the chapter। चलो इस चैप्टर में हम माइक्रोब के
महिमा के बारे में बात करेंगे कि क्या उनका रोल है हमारे जीवन में, क्या इंपैक्ट है उसका के। चलिए तो सबसे पहला हिस्सा शुरू करेंगे आज हम, वो बात करेंगे हम माइक्रो ऑफ सीन हाउस होल्ड प्रोडक्ट की, हमारे घरेलू उत्पाद में माइक्रो का क्या रोल होता है। ठीक है, वी यूज माइक्रो और प्रोडक्ट डायरेक्ट फ्रॉम देम एवरी डे। हम कर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम वॉशिंग पाउडर का, ये अच्छे आजकल देखो बड़े अच्छे अच्छे वॉशिंग पाउडर आते हैं, वो कहते हैं कि आपके दाग मिटा देंगे वो के। अब जो जो वॉशिंग पाउडर में दाग मिटाने की क्षमता है उसमें लाइपेज, दाग किससे लगेगा भाई, खाना खाते में ऑयल का दाग लग गया तो ऑयल के दाग को हटाने के लिए लाइपेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। कोई दूसरा दाग लग गया, एमाइलेज, कॉटन को आपको कपड़ा डाला एकदम सफेद चमकता हुआ कपड़ा निकल गया, एमाइलेज स्टार्च का एक लेयर हटा दिया, स्टार्च का एक लेयर को साफ कर दिया के, तो एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीनेज, ऐसे कई एंजाइम जो है वो डिटर्जेंट के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। हमें पता नहीं होता लेकिन सुबह से लेकर रात तक हम कई सारे ऐसे उत्पाद इस्तेमाल कर चुके होते हैं, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज कर चुके होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आधार पर बने, उनसे बने होते हैं। ठीक है, सबसे कॉमन एग्जांपल इसका क्या है, वो है दूध से दही का बनना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर आदमी देखो भाई, भगवान श्री कृष्ण भी जो है वो मक्खन खाते थे, मक्खन दही से ही बनता है ना, उसको निकाल के बटर से जब फेंटते तो मक्खन निकल जाता है, गांव में आज भी बनता है। शहर के लोग तो मक्खन का, बटर का मतलब अमूल बटर ही समझते हैं, लेकिन असली बटर तो गांव के अंदर होता है, जो व्हाइट एकदम व्हाइट होता है, बेहतरीन मजेदार। ठीक है, तो जो दूध से दही का परिवर्तन है, मिल्क का कर्ड में जो कन्वर्जन है, दिस इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी, ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, देखिए आप एक चम्मच दही खाते हैं ना, आप उस एक चम्मच दही के अंदर जो है बड़ी संख्या में के मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया उसके अंदर होते हैं, जो लैक्टिक एसिड बैसिलस से बैक्टीरिया होता है। LAB, लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया, बैसिलस रॉड शेप होते हैं इसलिए के लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, लैक्टोज को, इसलिए उनको लैक्टिक एसिड बैसिलस बोलते हैं, और उस एसिड के कारण ही दूध का परिवर्तन दही में हो जाता है के, वो प्रोटोलेट करता है इसके के। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया को देख रहे हैं आप के, ठीक, दही के अंदर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि लैक्टोबैसिलस की बात करें हम, ठीक है, इनको क्या, और इसके ऐसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दही के अंदर देखने मिलते हैं, उसमें मेजरली लैक्टोबैसिलस होता है, और कुछ लैक्टोबैसिलस की सब वैरायटीज होती हैं, उनको मिला के क्या बोलते हैं हम, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं, LAB कहते हैं, कि ये मिल्क में ग्रो करते हैं और उस दूध को दही में ये कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जब पाश्चुरीकरण करते हैं हम दूध का, जब हम पाश्चराइजेशन करते हैं मिल्क की सप्लाई के लिए, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, दूध का पाश्चुरीकरण करते हैं, मिल्क का टेम्पररी प्रिजर्वेशन करते हैं, तो दूध को हम 62.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 30 मिनट तक उसको हम गर्म करते हैं। कितना, 62.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 30 मिनट तक मिल्क को गर्म करते हैं हम, और इस मेथड को बोलते हैं पाश्चुरीकरण, बोलते हैं पाश्चराइजेशन कहते हैं हमके। तो इससे क्या होता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया है, वो मर जाते हैं, ठीक, लेकिन लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया नहीं मरता है, ये उस टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, इसलिए जो पाश्चराइज्ड दूध होता है वो भी दही में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. ड्यूरिंग ग्रोथ द LAB प्रोड्यूस एसिड, जो LA कौन सा एसिड, अब नाम में स्पष्ट है, लैक्टिक एसिड के, तो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, जो LAB है लैक्टिक एसिड बैसिलाई बेटा, तो हम क्या करते हैं, ये जो है वो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, और ये क्या करता है, ये मिल्क प्रोटीन को जो है वो, ये मिल्क प्रोटीन को कोगुलेट करता है और उसको पार्शियली डाइजेस्ट करता है। तो दही में क्या है, दही में जो है बेटा, जो मिल्क का जो प्रोटीन है वो पार्शियली जो है वो आपको डाइजेस्ट करता है उसको, के, और जो है वो उसको क्या करता है, पार्शियली डाइजेस्ट करता है, उसको कोगुलेट करता है। अब कई लोगों को दूध से समस्या होती है, जैसे मैं हूं, मेरे को यदि आप एक गिलास दूध जो है वो भरकर पिला देंगे आप मेरे को, तो उस दिन आप मेरे दोस्त नहीं रहेंगे आप, ठीक है, आप मेरे फैमिली मेंबर नहीं रहेंगे।
आप दुश्मन कैटेगरी में जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को जो है वो मिल्क में बीमार पड़ जाऊंगा। यदि आपने एक ग्लास दूध मेरे को पिला दिया तो मतलब आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट, आई कैन नॉट डाइजेस्ट मिल्क एज इट इज के, मुझे बहुत तेज पेट में दर्द होता है, क्रैम्प होता है। मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम बाकी लोगों का कैसा, लेकिन मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे जो लैक्टोज को लेकर के इंटॉलरेंट होते हैं, बड़ी संख्या में। पेट में दर्द होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंट मोशंस होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और ऐसा 2-3 दिन तक होता है फिर। तो इसलिए मैं दूध नहीं पीता हूं, लेकिन मैं दही खाता हूं, बटर मिल्क लेता हूं मैं, और मुझे दूध पीने का मन करता है तो मैं आलमंड मिल्क लेता हूं। आजकल मिलता है मार्केट में आलमंड मिल्क मिलता है, बादाम के उससे आलमंड मिल्क मिलता है, कभी सोया मिल्क भी ले लेते हैं, सोया मिल्क मिलता है, आलमंड मिल्क मिलता है, ठीक है। और तो और अमूल का लैक्टोज फ्री मिल्क भी मिलता है मार्केट में, उससे प्रॉब्लम इतना नहीं होता, ठीक है। अब देखो, दूध जब दही में कन्वर्ट होता है ना, तो लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग दही को पचा, दही से उन्हें दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया ग्रो करता है ना, वो बैक्टीरिया लैक्टोज खा लेता है, लैक्टिक एसिड बेसिलाइज के, तो वो लैक्टोज को शुगर पे ग्रो करता है, लैक्टिक एसिड को बनाता है और मिल्क को प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, जिससे वो दही बन जाता है उसके। इसीलिए जो है वो क्या लिखते हैं, इसीलिए बेटा हमको जो है वो दही को व्यक्ति पचा लेता है उसमें, ठीक है। क्लियर? एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया मैंने आपको ये। फिर याद रखिएगा, जब दूध का दही में परिवर्तन होता है तो लोग कहते हैं ना कि दही दूध से अच्छा होता है। दही खाओगे आपकी हेल्थ के लिए बेटर है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड बेसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो आपके हेल्थ, आपके बॉडी में, जब फूड में आए हुए हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। गुड बैक्टीरिया है, आपकी कॉलोनी, आपकी इंटेस्टाइन की कॉलोनी को ठीक से मेंटेन रखेगा वो के। इसके अलावा जो मिल्क का प्रोटीन है, जो पचने में थोड़ा हैवी होता है, उसको पचने में भी हेल्प करेगा। फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या को कम करेगा, लेकिन साथ साथ में एक काम और भी करेगा, ये फोर्टिफाई कर देगा मिल्क को। फोर्टिफाई करने का मतलब होता है न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ा देना। ये विटामिन B12 का लेवल मिल्क के अंदर बढ़ा देगा, मिल्क के अंदर ये विटामिन B12 का लेवल बढ़ा देगा। दही इज जो कर्ड है उसमें विटामिन B12 होता है, अदरवाइज जो वेजिटेरियन सोर्स होते हैं उनमें विटामिन B12 होता ही नहीं है, ठीक है, बहुत रेयर होता है, ठीक। A small amount of curd added in the fresh milk as inoculum। देखो बेटा, स्टार्टर और इनोकुलम का मतलब 1 चम्मच दही जो लेते हो ना, उसमें मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बेसिलाई होते हैं। आपने नॉर्मल दूध में हल्का गुनगुना किया, आपने, आपको पता दही कैसे जमाते हैं, आप जमाते होगे, मैं भी घर में दही जमाता हूं, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं घर में कोई काम नहीं करता हूं, मैं घर में बहुत काम करता हूं, ठीक है, मैं घर में बहुत काम करता हूं, जैसे कभी कभी अब होता ना कि कभी मान लो कोई भूल गया, नहीं जमाया, तो मैं देखता हूं कि फ्रिज में जो है वो वहां पे दही जमाने बाहर रखा है इनका, तो मैं कैसे जमाता हूं, यदि आप मुझसे पूछेंगे सर आप दही कैसे जमाते हैं, तो मैं एक बर्तन में दूध लेता हूं, ठीक है, उसको गुनगुना करता हूं, उसको उबालता नहीं, गुनगुना करता हूं, ल्यूक वार्म किया उसको मैंने, उसके बाद मैं दही जो नॉर्मल ऑलरेडी दही रखा होता है उसमें से 1 चम्मच दही लेता हूं, उसमें डालता हूं और उसको चारों तरफ घुमा देता हूं, और फिर बाहर में इसको ढककर रख देता हूं, ठीक है। सुबह तक दही जम चुका होता है। यदि मैं उबलते हुए दूध में डाल दूंगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा, तो फिर वो दूध इमीडिएटली फट जाएगा, लेकिन वो कर्ड जैसा बनता ना, एकदम ठीक सा कर्ड बनता है, वैसा कर्ड नहीं बन पाएगा। फट तो तब भी जाएगा वो, ठीक है। गर्म दूध में यदि आपने डाल दिया ना तो कई कतरों में बढ़ जाएगा वो, लेकिन वो प्रॉपर दही कर्ड नहीं जम पाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया उस समय जो फटेगा ना, तो वो जो ऑलरेडी प्रेजेंट एसिड है वो उस दूध को के प्रोटीन को वो कॉगुलेट कर देगा हाई टेम्परेचर पर, लेकिन जो है प्रॉपर दही नहीं जम पाएगा, ठीक है। और यदि मैंने डाल के उसको फ्रीजर के अंदर डाल दिया तो भी नहीं जम पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इतना कम होगा फ्रिज के अंदर कि वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा नॉर्मली, इसलिए बाहर रखेंगे आप उसको तो जल्दी जम जाएगा वो, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है इसमें कि 1 चम्मच आप जो दही लेते हैं उसमें जो इनोकुलम लेते हैं, स्टार्टर लेते हैं, उसमें जो है मिलियंस ऑफ LAB होते हैं, के विच इज सुटेबल, विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई, उचित तापमान में मल्टीप्लाई करते हैं और ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, विच ऑल्सो इंप्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग द विटामिन B12। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दूध से दही का परिवर्तन होगा तो क्या बढ़ जाएगा उसके अंदर, विटामिन B12 का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। हमारे स्टमक में भी जो लैक्टिक एसिड बेसिलाई होते हैं बेटा, ये बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं, ये बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोब को जो है वो हटा देते हैं। आपको पता है इस चीज को, अब छोटे बच्चे होते हैं कई बार बीमार पड़ जाते हैं, डायरिया हो गया उनको, तो क्या करेंगे आप, तो मेरे पास कोई पेशेंट यदि इस तरह का आता है ना, तो मैं कभी भी, आप नीम हकीम खतराए जान के पास जाएंगे तो वो आपको झट से बोल देगा लुमोफेन खा लो, एट्रोपिन सल्फेट का गोली खा लो,
खा मत लेना, मैं नाम बता रहा हूं सिर्फ मैं, ठीक है। तो डॉक्टर के पूछे बगैर कोई दवा नहीं लेना आपको, ठीक है। फिर तो वो गोलियां क्या करती हैं, जैसे आपने लोमोफेन लिया, एट्रोपिन सल्फेट, कुछ भी लिया आपने, ठीक है, तो वो आपके इंटेस्टाइन के मूवमेंट को बंद कर देगी झट से, ठीक है, मूवमेंट बंद। अब इंटेस्टाइन एक प्रकार से पैरालाइज हो गया है, काम नहीं कर रहा हो, तो लूज मोशन रुक गया। लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो गलत तरीका है ट्रीटमेंट का। सही तरीका ट्रीटमेंट का ये कि पहले तो इन्फेक्शन क्या है ये पता हो जाए, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक दें और प्रोबायोटिक दें साथ में। हम जो हार्मफुल बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में ग्रो कर रहे हैं उनसे लड़ने के लिए हम हेल्दी बैक्टीरिया को वहां भेजें, हम कॉलोनी को रीस्टैब्लिश करें। हम देखो सिंपल सी बात है, एक मोहल्ले में अच्छे लोग रहते थे, एक मोहल्ले में अच्छे लोग रहते थे, अचानक से अच्छे लोग कहीं चले गए, तो उस मोहल्ले में क्या होगा, बुरे लोग आने लगेंगे, वो वहां अड्डा बना लेंगे अपना, वहां पे अवैध गतिविधियां होने लगेंगी वहां पर। ऐसे ही होता है ना, यही बैक्टीरिया की दुनिया में होता है। अच्छे गुड बैक्टीरिया यदि आपने हटा दिए तो बैड बैक्टीरिया वहां आ जाएंगे, है ना, उनको हटाने के लिए आपको गुड बैक्टीरिया भेजने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब इतना पता हमको आना चाहिए कि लैक्टिक एसिड वैसे पावरफुल बैक्टीरिया। अब लेकिन अब एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर निकलते हैं कि हम बियॉन्ड द एनसीईआरटी निकल के हम बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, चूंकि एलएबी के बारे में इतनी सारी बातें कही गई हैं कि थोड़ा पता होना चाहिए किस तरह का। याद रखिए, लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर ग्राम पॉजिटिव। अब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होता है, ग्राम सस्टेनिंग, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। एसिड टॉलरेंट होते हैं और ये स्पोर प्रोड्यूस नहीं करते, नॉन स्पोरुलेटिंग होते हैं, दे आर एसिड टॉलरेंट, दे आर नॉन स्पोरुलेटिंग। ये रॉड शेप या कुक्कस शेप हो सकते हैं, जनरली वो रॉड शेप होते हैं, इसलिए बैसिलस वर्ड यूज करते हैं, कई बार हम लैक्टोबैसिलस बोलते हैं इसको, ठीक है। यूजली मिल्क प्रोडक्ट में देखने मिलते हैं आपको ये, और ये कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन करते हैं, मतलब ये लैक्टोज का फर्मेंटेशन करते हैं, और ये लैक्टिक लैक्टोज का, और मिल्क के अंदर कौन सी शुगर होती है, मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर होती है, उसको कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट होगा वो, और उसको फर्मेंटेशन करेंगे ये, और लैक्टिक एसिड को ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, क्लियर। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या क्या शामिल है, उसमें लैक्टोबैसिलस शामिल है, रॉड शेप का होता है, ल्यूकोनोस्टॉक भी शामिल है उसके अंदर, लैक्टोकोकस शामिल है जो स्फेरिकल सेल का होता है, स्टेटोकोकस भी शामिल है इसके अंदर के, और ये सभी बैक्टीरिया जो है वो ऑर्डर लैक्टोबैसिलस में आते हैं, ये ऑर्डर लैक्टोबैसिलस के होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब मैंने आपसे कहा कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं ये हार्मफुल बैक्टीरिया को रिप्लेस करते हैं और आपके इंटेस्टाइन को हेल्दी बनाने में रोल प्ले करते हैं। इसीलिए जब कभी नॉर्मल डायरिया होता है, नॉन कॉम्प्लिकेटेड डायरिया होता है, तब वहां पर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया का यूज करते हैं। स्पोरलेक हम जो है वो पाउडर का यूज करते हैं, स्पोरलेक पाउडर हम यहां पर यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। जो स्पोरलेक पाउडर होता है ये बेसिकली क्या होता है, ये बेटा जो है वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसके अंदर पाए जाते हैं, क्लियर। देखिए आप ना कई मेडिसिन लैक्टिक एसिड बैसिलस टिक फ्लो के नाम से मिलता है, सीधा लैक्टिक एसिड बैसिलस के नाम से मिलता है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ मेडिसिन जो आपके जिसका इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं। तो आजकल के जो डॉक्टर हैं, जो फिजिशियन हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं, वे ऐसी कंडीशन में जो है वो जब मान लो कभी कोई व्यक्ति को एंटीबायोटिक का कोर्स चल रहा है और उससे डायरिया हो गया है, तो वैसी कंडीशन में आपको डॉक्टर एंटेरोजर्मिना नाम की दवा का यूज करते हैं। एंटेरोजर्मिना इज हैविंग द वेरी गुड क्वालिटी ऑफ बैक्टीरिया, के महंगा दवा होता है, अच्छे बैक्टीरिया उसके अंदर होते हैं, तो बड़ा एंड वैरायटी यहाँ पे मेडिसिन में। सबसे बेसिक जो मेडिसिन उसमें लैक्टिक एसिड बैसिलस हमको देखने मिलता है, ठीक है। फिर क्या डिश है ये बताओ, गर्मा गर्म इडली है बढ़िया, ठीक है। आप पूछ रहे हो सर सांभर कहाँ गया इसमें, भैया फोटोग्राफ है ना, ठीक है, कोई पार्टी निमंत्रण नहीं है। पार्टी कब करेंगे हम, पार्टी हम तब करेंगे जब आप सिलेक्ट होंगे, और जब आप आएंगे ना फेलिसिटेशन सेरेमनी में के, तब हम पार्टी करेंगे जमकर, ठीक है ना, आपकी पसंद की पार्टी करेंगे भैया। तो अभी मेरी बात सुनो, अभी जो आप इडली देख रहे हो, इस इडली में आपको बारीक बारीक छेद दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, बारीक बारीक पोर दिखाई पड़ रहे हैं के, और ये पोर बिल्कुल महीन है। ये क्यों नहीं, ये पोर क्यों प्रेजेंट है इसमें, क्योंकि जब इडली पका उस दौरान उसमें से CO2 बाहर निकला, बड़ी मात्रा में CO2 बाहर निकला उसमें से, इसलिए अब ये CO2 क्यों बाहर निकला, क्योंकि इसके अंदर फर्मेंटेशन क्रिया चल रही थी, और फर्मेंटेशन वो क्रिया होती है इसमें कि बगैर O2 के लिए CO2 बाहर निकलता है ना बेटा, वो फर्मेंटेशन है। तो
कई सारे ऐसे फूड हैं हमारे रूटीन लाइफ में जिनमें फर्मेंटेशन का इस्तेमाल होता है के। तो ये जो इडली है ये साउथ इंडिया में बड़ा पॉपुलर फूड है के, और पूरे इनफैक्ट साउथ इंडिया क्या बोलूं मैं के, पूरा मुंबई में भी आपको मिल जाएगा सब जगह के, एवरीवेयर, और हम सभी खाए होंगे ऑलमोस्ट इसको, ठीक है। तो देखो इडली बनाने के लिए क्या किया हमने, थोड़ा इडली का हमने बैटर तैयार किया। आपको पता है इडली का बैटर तैयार करने के लिए हम दाल, उड़द की दाल यूज करते हैं, उसमें के चावल यूज करते हैं। तो जो दाल होती है ना उसकी सरफेस पे उसके कवर पे कुछ बैक्टीरिया होता है के, ल्यूकोनॉस्टॉक पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो फर्मेंटेशन में रोल प्ले करते हैं। आप देखिए ये बैटर में हमने इनोकुलम डाला, इसके अंदर इनोकुलम डाला, इससे देखिए ये पूरा का पूरा बैटर तैयार हो रहा है। बैटर का मतलब क्या समझते हैं, बैटर का मतलब होता है जो मसाला होता है ना, मटेरियल जिससे इडली बनती है, उसे बैटर बोलते हैं हम, ठीक है, क्लियर। द डो मतलब होता है गुथा हुआ आटा, के गुथा हुआ आटा, ठीक है ना बेटा, है ना। वो मम्मी करती ना घर में, ठीक है, ऐसे ऐसे करके पूरा आटा करके वो बना लेती है रोटी बनाने के पहले, है ना, वो डो होता है, ठीक है। आपको पता है कि बटर नॉन खाया आपने? हाँ खाया है, सबने खाया हमने बटर नॉन के। तो बटर नॉन का जो आटा होता है ना बेटा, वो भी ऐसे ही बनता है, एंड उसको गूंद देते हैं उसको, और उसको फर्मेंटेड उसमें मिलाते हैं, ईस्ट मिलाते हैं, गूंद देते हैं उसको, रख देते हैं, ठीक है। तो रखने के बाद वो धीमे धीमे आटा फूलने लगता है, फिर उससे, इसलिए बटर नॉन का टेस्ट जो है वो तंदूरी रोटी से अलग होता है, ठीक है। तो एक तरह का ब्रेड, फ्रेश ब्रेड होता है वो। द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड, जैसे कि डोसा बनाने के लिए, इडली बनाने के लिए हम यूज करते हैं, ये भी बैक्टीरिया से फर्मेंट होता है के। तो ऐसा आटा, गुथा हुआ आटा के, जो पतला गुथा हुआ आटा होता है उसको हम बैटर बोलते हैं, उसके लिए हम बैटर वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए हम बैटर वर्ड यूज करते हैं, जो पतला गुथा आटा होता है उसके लिए, ठीक है ना, ठीक। तो ये जो डो है या बैटर है जिसका इस्तेमाल हम डोसा बनाने के लिए कर रहे हैं, इडली बनाने के लिए कर रहे हैं, उसमें भी बैक्टीरियल फर्मेंटेशन हमको देखने मिलता है के। और पफ्ड अप एपरेंस के, जो फूला हुआ एपरेंस देखने मिलता है हमें, वो भी क्यों होता है, क्योंकि उससे CO2 बाहर निकलती है। कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। क्लियर, बचपन से पढ़ते आ रहे यार, है ना, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी ने क्वेश्चन किया आपसे, बचपन वाला क्वेश्चन किया आपसे, ठीक है, पूछा आपसे कि बताओ बच्चों कि कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ CO2। कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे CO2 को प्रोड्यूस कर रहा है? आंसर इज वेरी सिंपल, फर्मेंटेशन। हिंदी में बोलते हैं किडवन। भैया इंग्लिश वर्ड याद रखना है ना, ठीक है, हिंदी बता देता हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना करो, ठीक है। तो फर्मेंटेशन कहते हैं इसको हम, ठीक है। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द बैटर ऑफ इडली इज प्रिपेयर्ड, के ये वो प्रक्रिया है कि इडली का बैटर हम तैयार करते हैं। The microorganisms perform aerobic or anaerobic respiration that results the formation of CO2. Okay, the raising up appearance of the batter is due to the formation of the carbon dioxide. के तो जो बैटर फूल जाता है, आटा जो फूल जाता है, वो CO2 के बाहर निकलने करता है, और ये CO2 फर्मेंटेशन के कारण बनती है। क्लियर, ठीक है। देखिए आप, है ना, देख रहे हैं यहाँ पे में, तो आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें कि जो बैटर है ये गूथा हुआ आटा है पूरा। तो ये जो आटा, तो इसमें जो फूला हुआ है ना, इसमें बारीक बारीक पोर दिखाई पड़ेंगे कि वाई दिस इज, क्योंकि ये वास्तव में जो है वो फर्मेंटेशन के कारण होगा, ठीक है ना। देखिए आप, ना, तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे कि जो है वो, तो ये जो है आई डोंट नो एनिमेशन जो है वो, ये एनिमेशन काम नहीं कर रहा है अभी, बट दिस इज एक्चुअली एनिमेशन जो आपके लिए तैयार किया गया था, पर मुझे नहीं मालूम कि टेक्निकली क्या क्यों काम नहीं कर रहा है। तो देखिए 0 ओवर मैंने इसको ये जो आटा है ना, इसको गूंथ के रखा गया कि धीमे धीमे क्या होगा, धीमे धीमे ये जो फ्लोर होगा, ये डो जो है वो ऊपर उठने लगेगा, ऐसे उठ जाएगा ऊपर, ठीक है, ऊपर ऐसे ये उठ जाएगा, ठीक है, ठीक, क्योंकि इससे में गैस बाहर निकलेगी तो ये पूरा फूलने लगेगा, ठीक है, और उससे फिर हम ब्रेड को तैयार करते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ इडली और डोसा बैटर इज कैरिड आउट लार्जली बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नॉट ईस्ट, के याद रखिएगा ये भी सेम क्लास के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दही में देखने मिलते हैं हमको के। तो जो इडली का या डोसा का बैटर है उसमें भी लैक्टिक एसिड ग्रुप के ही बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली वो ल्यूकोनॉस्टॉक बैक्टीरिया होता है। कौन सा था ये? ल्यूकोनॉस्टॉक बैक्टीरिया होता है, ये इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ठीक है ना। देखिए ल्यूकोनॉस्टॉक, द प्रीडोमिनेटिंग बैक्टीरिया इज द ल्यूकोनॉस्टॉक मेसेंटेरॉइड, के IMP। ये लैक्टिक एसिड ग्रुप का ही बैक्टीरिया होता है जो आपको कहां देखने मिलता है, आपको जब जो है वो इडली और डोसे का बैटर तैयार होता है उसमें आपको देखने मिलता है। द प्रीडोमिनेंट बैक्टीरिया इज द ल्यूकोनॉस्टॉक मेसेंटेरॉइड व्हिच प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड इन एडिशन टू लैक्टिक एसिड, द एसिड फाउंड इन द दही के कर्ड। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस ओनली लैक्टिक एसिड, याद रखिएगा, ठीक है।
जो नॉर्मल दही का बैक्टीरिया होता है उसमें वो केवल लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, लेकिन ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटेराइड जो है वो लैक्टिक एसिड को भी प्रोड्यूस करता है, साथ में बड़ी मात्रा में CO2 को रिलीज करता है, इसलिए वो आटा फूल जाता है। okay? During later stages of fermentation, the type of dominating bacterial change, but then the batter is probably too sour. याद रखिएगा क्या होता है जब दूध से, आपने कभी गौर किया दही जो होता है ना, दही यदि पुराना हो जाएगा तो अधिक खट्टा हो जाता है वो, इट बिकम्स मोर सॉर्ट के, क्योंकि बैक्टीरियल कॉलोनी भी बदलती रहती है उसमें, यानी एक बैक्टीरिया को पहले ग्रो करता है फिर दूसरा बैक्टीरिया ग्रो करेगा, तो एक्चुअली क्या होता है कि फर्मेंटेशन के आखिर के स्टेज में जो है डोमिनेटिंग बैक्टीरिया का टाइप भी बदलता रहता है, इसलिए आप देखेंगे धीमे धीमे पुराना जो बैटर होगा, पुराना दही होगा, वो अधिक खट्टा हो जाएगा, अधिक सोर हो जाएगा, वो खाने लायक नहीं बचेगा कई बार। ठीक है, गुड इडली कैन बी मेड ओनली विद बेटर फर्मेंटेड फॉर ए लिमिटेड टाइम। कि अच्छी इडली बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कितना फर्मेंटेशन जरूरी है, यदि उसके ऊपर फर्मेंटेशन करेंगे तो स्वाद बिगड़ जाएगा। ठीक है, फिर सिमिलरली के इसी प्रकार जो आटा ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है बेटा, उसमें ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और इस ईस्ट को हम बोलते हैं बेकर्स ईस्ट। के बेकर्स ईस्ट क्या होता है? सेरोक्रोमाइसिस सेरिवेसिस। के याद रखिए सैक्रोमाइसिस एक ईस्ट है, के इट इज ए यूनिसेल्ड ईस्ट, ये एक कोशिका वाला जो है फंजाई, इट इज ए यूनिसेल्ड फंजाई जिसको हम ईस्ट कहते हैं, और इस ईस्ट को का इस्तेमाल करते हैं हम अल्कोहल इंडस्ट्री में भी इसका यूज करते हैं, और इसका इस्तेमाल हम ब्रेड बनाने में भी करते हैं। के तो जब ब्रेड बनाने में इसका यूज करते हैं इसको हम बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। मार्केट में आपको, सुपर मार्केट में आपको बेकर्स ईस्ट के नाम से इसके स्पोर मिल जाएंगे आपको। ठीक, देखिए यानी जो ब्रेड होता है, ब्रेड में भी आपको कई सारे पोर दिखाई पड़ते हैं। देखिए ब्रेड के अंदर भी ईस्ट जो होता है वो CO2 को रिलीज करता है के और जो पुराना ब्रेड होता है थोड़ा सा वो हमको स्वाद में अलग लगता है, स्वाद उसका बदल जाता है। ऐसे यदि अंगूर सड़ेगा या ब्रेड सड़ेगा तो उसमें भी अल्कोहल की सी गंध आने लगती है धीमे धीमे। ठीक है, क्लियर? अब देखिए फर्मेंटेशन में अलग अलग, ये जो चार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको मिस नहीं करना बेटा। के जो ग्लूकोज, देखिए कई फर्मेंटेशन की प्रक्रियाएं बड़ी, देखो हमें मालूम है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज का जब इस्तेमाल होता है तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और फिर पायरुविक एसिड से फर्मेंटेशन की शुरुआत होती है। ठीक है, यदि एस्परजिलस होगा, यदि एस्परजिलस फंजाई होगी तो वो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करेगी, और ऐसा लैक्टिक एसिड जो है सोया सॉस में होता है। देखिए आपके घरों में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों के बारे में बात कर रहे हैं हम कि पायरुवेट पर, यदि पायरुविक एसिड पर एस्परजिलस फंजाई काम करेगी तो वो लैक्टिक एसिड को इस अमाउंट में प्रोड्यूस करेगी, उसका इस्तेमाल हम सोया सॉस में करेंगे हम। ठीक है, फिर लैक्टोबैसिलस यदि होगा तो वो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा, इसका इस्तेमाल हम दही बनाने में करेंगे, चीज बनाने में करेंगे हम। ठीक है, सैक्रोमाइसिस ईस्ट होगा तो उसका इस्तेमाल से जो है इथेनॉल और CO2 जो है वो पायरुविक एसिड को इथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट करेगा। बियर बनाने में इसका इस्तेमाल करेंगे हम, के वाइन बनाने में इसका इस्तेमाल करेंगे हम, के इसका इस्तेमाल हम ब्रेड बनाने में करेंगे हम। के तो देखिए आप जो वो सेम पायरुविक एसिड पर यदि अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के, जब एस्परजिलस काम किया तो सोया सॉस बना दिया हमने, लैक्टोबैसिलस काम किया तो दही बन गया, चीज बन गया, जब सैक्रोमाइसिस काम किया तो ब्रेड बन गया, वाइन बन गया, बियर बन गया। ठीक है, ठीक, और ओवरऑल यदि पाथवे देखेंगे आप कि कैसे ईस्ट काम करता है, तो ईस्ट क्या करता है कि ईस्ट को मिलाया आपने आटे के अंदर, के आटे में मिलाया आपने, और चूंकि देखिए सिंपल सी बात है कि उसके जो है वो जो भी फ्लोर होगा उसमें शुगर कंपोनेंट होगा, पॉलीसेकेराइड उसके अंदर होगा, शुगर इसके अंदर होगा, और उस शुगर आपने उसको गूंथ लिया आपने, उसमें ईस्ट ग्रो करेगा, शुगर पर ईस्ट ग्रो करेगा, और क्या करेगा वो CO2 को रिलीज करेगा, तो आटा जो है वो फूल जाएगा आप के, और जब CO2 बाहर निकलेगा तो बारीक बारीक पोर आपको वहां पर देखने मिलेंगे। ठीक है ना, देखिए ना, और ये सेम कॉन्सेप्ट हम कहां यूज करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम अल्कोहल फर्मेंटेशन में करते हैं हम के। तो ईस्ट का इस्तेमाल जब आप करेंगे, जैसे अंगूर का आपने ग्रेप्स का अंगूर के रस का इस्तेमाल किया आपने तो वाइन बन जाएगा के, और यदि आपने बार्ली का स्टार्च का, बार्ली का आपने इस्तेमाल किया, जौ का आपने इस्तेमाल किया, गेहूं का आपने इस्तेमाल किया तो बियर बन जाएगा के। बियर जो होती है बेसिकली बार्ली से बनती है, स्प्राउटेड बार्ली, अंकुरित जो होती है उसमें ईस्ट को छोड़ देंगे तो बियर बन जाएगा के। आजकल गेहूं से भी बियर बनाने लगे। इसके अलावा जो अंगूर है उससे वाइन बनती है। क्लियर? तो ए नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड आर आल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब। एनसीईआरटी में लिखा है कई सारे ड्रिंक हम जो है फर्मेंटेशन से हम बना सकते हैं इससे। ठीक है, टोडी पुराने समय का ड्रिंक है। टोडी इज ए ट्रेडिशनल ड्रिंक इन सम पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया के, भारत के दक्षिणी भाग में, इंडिया के साउथ इंडिया में आपको एक ड्रिंक देखने मिलेगा, उसका नाम है टोडी।
बड़ा पॉपुलर ड्रिंक है के, जिसको जो है पाम के, जो खजूर के पौधे पाम जो होता है, पाम से रस निकालते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पाम सैप कहते हैं। पाम से जो है खजूर के पौधों से रस निकालते हैं, उसको फर्मेंट करते हैं और उससे जो है टूडी को तैयार करते हैं। ठीक है, देखिए आप, ये एक तरह का देसी दारू है के, इट्स अ कंट्री लिकर, इट्स अ टाइप ऑफ कंट्री लिकर, जिसको जो है खजूर से तैयार किया गया, सैप से तैयार किया गया फर्मेंटेशन के बाद। ठीक है, माइक्रोब का इस्तेमाल हम जो है फिश को फर्मेंट करने में करते हैं, सोयाबीन को फर्मेंट करने में करते हैं, बंबू शूट को फर्मेंट करने में करते हैं, और ये सब बड़े पॉपुलर फूड आइटम है, ये दे आर वेरी पॉपुलर फूड आइटम के। आप कभी बॉम्बे आएंगे तो बॉम्बे में जो है वो मझगांव का एक एरिया है, यहाँ पे बॉम्बे में मझगांव डॉक के आसपास एक एरिया है पूरा, यहाँ पे कई सारे मछुआरे पाए जाते हैं, फिशरमैन से आते रहते हैं। एक बार गलती से क्या हुआ कि हम लोग जो है वो जब नए नए बॉम्बे आए थे तो हमने कहा चलो मझगांव वाला एक एरिया, वहाँ पे एक रिजॉर्ट था, बड़ा पॉपुलर रिजॉर्ट है, यहाँ पे एक रिजॉर्ट है, सोचा चलो उस रिजॉर्ट में आके रुकते हैं, 2-4 दिन समुद्र के किनारे हैं वो। हमको ये बात मालूम नहीं थी कि मझगांव डॉक में जो है वहाँ पे बड़ी संख्या में फिशरमैन है, वहाँ पे मछलियों का काम वहीं होता है। उस रिजॉर्ट में पहुंचने के बाद हमको इतना स्मेल आया कि हम हार्डली 2 घंटे उस रिजॉर्ट में रुक पाए, और हमने वहां से चेकआउट कर दिया कि भाई यहाँ नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि यहाँ इतना तेज गंध है। लेकिन वहां जो लोकल लोग रह रहे हैं उनको वो गंध के लिए वो अभ्यस्त हो चुके हैं, उनको वो गंध नहीं आता है। ठीक है, हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन बाकी वहां के लोकल लोगों को वो सुगंध का एहसास नहीं, वो नॉर्मल है उनके लिए वो नॉर्मल हो गया है। सच है, जिन लोगों का घर बस स्टैंड के आसपास होता ना, रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टैंड के आसपास बसें आती है, ट्रेन आती है लगातार, उन लोगों को वो आवाज भी कम सुनाई देती है, उनको उससे डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन बाहर का आदमी जाएगा उसे डिस्टर्बेंस फील होगा। ये एक तरह का बिहेवियरल एक्लिमेटाइजेशन बोल सकते हैं इसको हम। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि वहां पे मैंने देखा कई मछलियों को देखा मैंने, जो जिसको वो सुखा रहे थे, मछलियों को स्मोक कर रहे थे, सुखा रहे थे, और कई मछलियां वो एक लेप लाके फर्मेंट कर रहे थे उठ के, और एक्चुअली जो मेन स्मेल थी वो फर्मेंट होती हुई फिश की स्मेल थी वो। तो और आपको बता दूं कि ये जो फर्मेंटेड फिश बॉम्बे के अंदर जो फिश फर्मेंट होती है, ये पूरी दुनिया में सप्लाई की जाती है यहां से। टोफू नाम सुना है? इट इज वेरी वेरी गुड प्रोटीन सोर्स के। जो लोग डाइट करते हैं, जिनको कैलोरीज कम लेना होता है, हाई प्रोटीन डाइट लेना होता है, वो टोफू यूज करते हैं। टोफू जो होता है वो सोयाबीन के फर्मेंटेशन से बनता है के, ये सोयाबीन के फर्मेंटेशन से इसको तैयार करते हैं के। तो ये टोफू इट इज ए वेरी गुड अल्टरनेटिव ऑफ कॉटेज चीज के। कॉटेज चीज मतलब पनीर, ठीक है, जो पनीर है ना उसका ये बेहतर अल्टरनेटिव होता है। इट इज हाई इन प्रोटीन एंड वेरी लो इन कैलोरीज। तो जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं वो टोफू इस्तेमाल करते हैं। जापान, जितनी भी जापानी डिशेज, जापान के अंदर जितनी भी डिश होंगी, आपको चाइनीज डिश होंगी, चाइनीज डिश होगा, जापानी डिश होगा, उसमें वो टोफू जरूर यूज करेंगे वो लोग। ठीक है, फिर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, आपको बताता हूं मैं कि एक बात आपने सुना होगा कि जापानी लोग जो लोग होते हैं, जापान के जो लोग होते हैं ना, उनको सबसे कम कार्डियक डिजीज होती है, उनको हार्ट डिजीज सबसे कम होती है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो पूरी दुनिया में हार्ट डिजीज का जो रेशियो है, उसकी तुलना में जापान के अंदर हार्ट डिजीज का रेशियो 1/1000 है, मतलब 1000 गुना कम है। समझ रहे हैं के? आपको जापान के लोगों में सबसे हेल्दी हार्ट देखने मिलेगा। दे लिव वेरी लॉन्ग, उन्हें वो काफी ओल्ड एज के लोग काफी देखने मिलेंगे आपको। उनके यहाँ 90 ईयर जो है, समझ लीजिए आपके 80 ईयर का कोई आदमी है ना, तो जैसे हमारे यहाँ पे 80 ईयर का आदमी है, बोलता है साहब मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया, अब तो मेरे जाने के दिन आ गए, अब तो मैं पता नहीं बेटा बहू को आशीर्वाद दे दूं मैं। क्या आदमी ऐसी बातें करने लगता है। जापान का आदमी बोलता है कितना उम्र है तुम्हारा? आई एम क्वाइट यंग। फिर भी कितना उम्र है? 80 ईयर्स। क्यों भैया? उन पिताजी भी जिंदा है उनके भी, जो 102 साल के हैं, मम्मी भी है उनकी। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो मैं बता रहा हूं कि भाई 70 साल का आदमी है, उसकी मम्मी पापा दोनों भी सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि 100 साल जो है वो वहां आपको गया हूं मैं जापान, कई लोग आपको ओल्ड एज के दिख रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ज्यादा ओल्ड एज के लोग जो लोग होते हैं, वो एक्चुअली क्या होता है कि वो अब उनके पास काम है नहीं, रिटायर्ड लाइफ, गवर्नमेंट पूरा ध्यान रखती है उनका के, तो वहां पे जापान में खिलौने जो है वो ओल्ड एज के लोगों के लिए भी मिलते हैं। सच्चाई है, गूगल कर लीजिएगा। तो वहां पे टॉय इंडस्ट्री ने अपने आप को इवॉल्व किया, बच्चों को खिलौने बेचो और ओल्ड एज के लोगों को खिलौने बेचो। भाई ओल्ड एज के लोग आप क्या करें मनोरंजन के? तो वो जो यंग एज का आदमी तो काम कर रहा होता है, ऑफिस जा रहा होता है। अब दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कहा पता तो लगाओ कि यार इनके हार्ट में एक प्रॉब्लम क्यों नहीं है। मालूम चला, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खोज सामने आई
कि वो एक फर्मेंटेड सोयाबीन खाते हैं वो लोग के, और फर्मेंटेड सोयाबीन से यहाँ पे एक डिश बनती है, उसको बोलते हैं नेटो। नेटो इज बेसिकली फर्मेंटेड सोया के, और ये फर्मेंटेड सोया है जिसको सुपर फूड कहा जाता है, और इसके अंदर जो है वो नेटोकाइनेज नाम का एक एंजाइम होता है। नेटो के अंदर से एक एंजाइम निकाला गया नेटोकाइनेज, और नेटोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, जो हार्ट की जो आर्टरी होती है उनकी सफाई करता है। ओके, इट्स लाइक ए क्लीनिंग एजेंट कि रोज खाते हैं, रोज वो खाना खाएंगे, और ये बड़ा कड़वा सा सोर टाइप का होता है कि एक चम्मच नेटो खाएंगे, वो खाना खाएंगे, जैसे हम लोग सौंफ खाते हैं, कुछ लोग मीठा खाते हैं, वो नेटो खाते हैं। एक चम्मच नेटो ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद। अब ये नेटो क्या करता है, इसके अंदर नेटोकाइनेज एंजाइम बॉडी में आता है, और वो जितनी भी आर्टरीज हैं उनमें कोई भी प्लाक है, कोई भी ब्लड क्लॉट, कोई भी फैट का एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप यदि हो रहा है, उसको वो साफ कर देगा। ये खबर लगी इंडस्ट्रीज को, तो देखिए दवा उद्योग ने नेटोकाइनेज एंजाइम को आइसोलेट किया, उससे उसका लॉन्च कर दिया। उसके आज आप देखेंगे कि नेटोकाइनेज, मैंने खुद कई पेशेंट में इस दवा का इस्तेमाल किया है। अब कई पेशेंट ऐसे होते हैं उनको अधिक हार्ट में जो है उनको आप बताया किसी ने कि 70% ब्लॉकेज है। अब क्या करना है, मैं एंजियोप्लास्टी करना है नहीं करना है, सब ब्लॉकेज बढ़ तो नहीं जाएगा, कोई खतरा तो नहीं जाएगा करके उनको बोलो कि भाई ये कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला कि भाई स्टेंट डालना पड़ेगा या बाईपास करना पड़ेगा, तो लोग कई बार तैयार नहीं होते हैं। तो उस दौरान रिस्क पीरियड जब रहता है तब क्या किया हम लोगों ने, नेटोकाइनेज का इस्तेमाल किया। कैप्सूल अवेलेबल है मार्केट में, दवा अवेलेबल है इसकी। तो कई पेशेंट में वो ब्लॉकेज, जब अगली बार एंजियोग्राफी कराया तो ब्लॉकेज काफी कम आया उसमें, बाकी नए ब्लॉकेज डेवलप नहीं हो पाए। तो एक्चुअली कई सारे फूड जो है अपने आप में एक मेडिसिन होता है, फूड अपने आप में एक मेडिसिन होता है। ठीक है बेटा, तो नेटोकाइनेज देखिए आप, है ना, कहां से निकला है, नेटो से निकला, जापानीज डिश है। देख रहे हैं हम ये फर्मेंटेड फिश सॉस के, हम देख रहे हैं फिश सॉस के, फर्मेंटेड फिश सॉस है, और इसके अंदर में न्यूट्रिटिव वैल्यू काफी हाई होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे, आप और हम जिसको हैबिट नहीं ना, वो इस तरह का फूड नहीं खा सकता, क्योंकि इसमें एक अलग तरह की गंध आती है, जो हम लोग पता नहीं, हम लोगों को अलग तरह की गंध की हैबिट होती है। फिर फर्मेंटेड बंबू स्टिक के, जो फर्मेंटेड बंबू स्टिक है वो इस तरीके से पैकेट में आपको मिलेगा मार्केट के अंदर के, जिसका जो है सीधा फूड के रूप में, सब्जी के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चीज पे आते हैं कि वन ऑफ द वेरी पॉपुलर फूड आइटम के चीज। याद रखिएगा चीज जो है वो बहुत पुराना है के, ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता में जो चीज है वो सबसे ओल्डेस्ट फूड आइटम में से एक है, सबसे ओल्डेस्ट फूड आइटम में से एक तो अल्कोहल, दूसरा चीज। ठीक है, चीज दी वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स आर वेर यूज्ड के डिफरेंट। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखिए कि डिफरेंट वैराइटीज ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर। चीज को पहचानने का तरीका क्या है, चीज को क्लासिफाई कैसे करते हैं, हम बोलते हैं रॉकफोर्ट चीज है, स्विस चीज है, चेडर चीज है, मोज़रेला चीज है, फेटा चीज है। आपको बता दूं मैं सारे तरह के चीज को चखा हुआ हूं, सब तरह की चीज खाए हुए हैं मैंने, मैं आपको बता दूंगा। अब चलिए अभी दिखाता हूं कैसा लगता है, ये भी आपको बतलाता हूं मैं। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर होता है इसका, विशेष फ्लेवर होता है इसका, टेस्ट होता है इसका के, और जो स्पेसिफिसिटी होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है किस माइक्रोब से इसको पकाया गया के। देखिए, डिड यू नो चीज कंजम्पशन प्रीडेट्स रिकॉर्डेड हिस्ट्री with scholars believing it began as early as 8000 before Christ BC के, when sheep were first domesticated as late as 3000 BC के। Egypt bring us the earliest archaeological evidence of cheese making found in tomb murals and date back to 3000 BC के। आप सोच लीजिए कि जो है 2000 BC, आप सोच लीजिए कि चीज सब हजारों साल पुराना आइटम है। जब पहली बार भेड़ को पालतू बनाया गया था ना, तो चीज भी भेड़ के ही जो स्टमक के अंदर जो दूध डाल के रखते थे वो, और वो चीज में कन्वर्ट होते थे। जो जिस भेड़ को स्लॉटर करते थे ना, तो उसके स्लॉटर करने के बाद तो उसको मांस तो खा लिया उन्होंने के, उसका स्टमक निकाला, और स्टमक में क्या करते थे वो, उसमें जो है वो दूध डाल के भर के रखते थे उसमें, वो चीज में कन्वर्ट होया करता था, उसको खाते थे। इसलिए शुरुआत में लोग चीज को नॉनवेज मानते थे, आज भी कई लोग चीज को नॉनवेज आइटम मानते हैं, लेकिन अब क्या, अब एंजाइम से बनता है वो, अब जो है वो लाइव एक स्लॉटर्ड एनिमल के स्टमक में से निकाले गए एंजाइम का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अब बायोटेक्नोलॉजी से एंजाइम बनाया गया है जो चीज को वेज कैटेगरी में, मतलब वेज तो नहीं, आप मिल्क, चूंकि मिल्क से ही बनता है तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्लॉटर्ड एनिमल से नहीं बना होता। ठीक है, देखिए डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, और देखिए हर एक का टेक्सचर अलग अलग है और हर एक का रंग अलग अलग है। ये टेक्सचर है, कलर है, फ्लेवर है, एवरीथिंग इज डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज। ठीक है ना, देखिए स्वीट चीज, अब इस स्वीट चीज में आपको बड़े बड़े होल दिखाई पड़ते हैं, एंड इट इज
वेरी गुड इन टेस्ट के। ये स्वाद में काफी अच्छा होता है ये, और लेकिन इसका स्वाद जो होता है वो ब्लैंड होता है, मतलब इसमें कोई आप सोचेंगे कोई अलग तरह का कोई टेस्ट आएगा नहीं, ऐसा लगेगा आपको कि कुछ खा रहे हैं लेकिन इसका कोई विशेष मतलब ऐसा है कि कोई खट्टा भी नहीं है, मीठा भी नहीं है, कि इतना च्युइंगम टाइप का होता है जैसे कि कोई स्वाद नहीं शुरुआत के बाद के, ये वैसे ही एक तरीका के, पर इट्स गुड एज कम्पेयर टू अदर चीज, इट्स क्वाइट गुड इन टेस्ट के। तो स्विस चीज जो होता है ये, इसमें जो बड़े बड़े होल दिखाई पड़ते हैं, ये बड़ी जो बैक्टीरिया इसको फर्मेंट करता है, वो बड़े अमाउंट में जो है वो CO2 को रिलीज करता है, और इस बड़े अमाउंट में CO2 को रिलीज करने के कारण जो है इट्स ह्यूज क्वांटिटी ऑफ CO2 के प्रोपाइनोबैक्टीरियम बड़ी मात्रा में CO2 को प्रोड्यूस करता है, कि उससे ये बड़े बड़े होल दिखाई पड़ते हैं इसमें के। रॉकफोर्ट चीज जो है वो पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई फंजाई, ये फंजाई पेनिसिलियम रॉकफोर्ट फंजाई से बनता है, और इट इज लिटिल बिट सोर इन टेस्ट के, या ये आप ज्यादा नहीं खा पाएंगे के, इसका एक स्लाइस खाएंगे आपको थोड़ा सा जो है कसेला टाइप का स्वाद आपको आएगा इसमें के। इट इज रॉकफोर्ट चीज, कई लोगों को बड़ा पसंद होता है, यूरोपियन स्पेशली इसको काफी पसंद करते हैं के। दैट इज द चेडर चीज, वन ऑफ द बेस्ट चीज में से एक है, ये भी चेडर चीज है। देखिए टेक्सचर देखिए अलग अलग सब करके। फिर ये है कैमाम्बर्ट चीज के, ये थोड़ा सा जो है वो आपको जो है स्वाद में जो है वो हल्का सा खट्टापन लिए होता है, तो ये क्या है, ये कैमाम्बर्ट चीज है, ठीक है। देन दिस इज दी मोजरेला चीज के, एंड दिस इज टेस्टी के, काफी टेस्टी होता है इसके, ठीक। इसको जो है आप जो है वो सलाद, जो ग्रीक सलाद बनता है उसमें आप डालिए इसको, तो स्वाद काफी अच्छा आता है इस करके। मोजरेला चीज जो होता है, दिस इज वेरी गुड इन टेस्ट के। एंड बट ये बनता है किससे, ये बनता है बफेलो मिल्क से, भैंस के दूध से बनता है, और ये फ्रेश चीज होता है, ये राइपन नहीं होता। ये पहले वाले जितने चीज देखे थे वो सब राइप थे, कई महीनों में बनते हैं, ये फ्रेश चीज होता है, ठीक है। आप बोलोगे सर इतने चीज कहां खाया आपने, आपके घर में खाते हैं क्या? देखो भैया ऐसा है, बॉम्बे में जो है कभी आपको किसी पार्टी में जाने का मौका मिले, या किसी होटल में आप जो है रिसेप्शन में गए, या जो है किसी फंक्शन में आते हैं, कॉन्फ्रेंस में आते हैं आप, मेडिकल कॉलेज के मतलब मेडिकल कॉन्फ्रेंस जो आते हैं, तो कई बार जो 5 स्टार होटल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो उनके सैलेड होता है और बाजू में चीज रखे होते हैं कई तरह के। शुरू में मैं भी नहीं खाता था उसको के, फिर मैंने सोचा कि यार दुनिया चीज करती है, एक बार खा के देख लो चीज होता क्या है। आप पढ़ाते हुए तो चीज भी खा के देख लेते, एक बार खा के देखा, अच्छा लगा, तब जाके पहले खा लेते हैं। हाँ ठीक है, तो चलो वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। द लार्ज होल इन स्विस चीज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय बैक्टीरियम नोन एज प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मैनी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, टेस्ट में पूछूंगा, DPP में दूंगा, समझ गए, ठीक है। रॉकफोर्ट चीज जो होता है, ये इस पर फंजाई, नाम फंजाई का क्या है, वो है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, ठीक है। इससे पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई जो है, इससे जो है वो रॉकफोर्ट चीज को तैयार करते हैं, ये इस पर्टिकुलर फ्लेवर प्रोड्यूस करता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमने बात की माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट के, हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कौन से माइक्रोब का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे। तो ये पूरा चैप्टर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझने का चैप्टर है, कि सुनने का चैप्टर है, एक बार सुन लेंगे कभी नहीं भूलेंगे बेटा, MCQ लगा लेंगे। अब देखो, आप बोलोगे सर दूसरे चैप्टर के बजाय आपने ये क्यों शुरू किया पहले, क्योंकि भैया ये चैप्टर से क्वेश्चन आना तय है, ये चैप्टर से क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। 3 क्वेश्चन, 2 से लेकर 4 क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मैं कह रहा हूं इस बार आपका 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, इसलिए तैयार कर लो इसको, है ना बेटा। MCQ लगाएंगे खूब सारे इस पर हम, क्लियर, ठीक है। और मूवी का लिंक नीचे रखा है, वक्त मिले तो मूवी देख लेना, ठीक है। वैसे मेरा कहना है कि आप मूवी को कुछ हिस्से भी हैं उसमें, वो भी आप देखेंगे तो आपको फायदा मिलेगा उससे, क्योंकि इससे क्विक रिवीजन में आपको हेल्प मिलेगी इस चैप्टर की। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हाँ अपना हौसला बुलंद रखिए, अभी बहुत वक्त है, फोड़ सकते हैं एग्जाम में हम। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.